जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर लेके आया हूं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप में से किसी का लोन भी एनपीए हो चुका है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा डर सताया जा रहा है कि अगर मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ईसीएस का, फॉर्जरी का या फिर चेक बाउंस का केस हमारे ऊपर अगर होता है, वो केस कोर्ट तक जाता है, तो आगे जाके कोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं और क्या सच्चाई है कि मेरी बैंक या फिर मेरी एनबीएफसी मेरे ऊपर 100% केस करेगी ही करेगी, या फिर वो केस हो सकता है वो ना करे, या फिर वो आगे चल के कब करेगी अगर करेगी तो। और अगर हमारे ऊपर केस होता है तो हमें किस तरीके से इसको हैंडल करना है, और क्यों ऐसा है कि कोर्ट में जाकर भी भाई साहब एंड में सेटलमेंट ही होती है। आज इसी के ऊपर पूरा बात करेंगे। मेरे क्लाइंट है, उनकी स्टोरी भी सुनाएंगे, क्योंकि जब ये शुरुआत में हमारे पास आए थे तो ये बहुत ज़्यादा डरा करते थे, बहुत ज़्यादा डरा करते थे। इनके ऊपर बैंक एक ट्रेडोफिना करके पहले आता था कंपनी, ठीक है, अब उसका नाम चेंज हो गया, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उस कंपनी ने इनके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल करा था। ये मुंबई के रहने वाले, इनके ऊपर जयपुर के अंदर इनके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल करा गया था। ये बहुत ज़्यादा बेचारे डर गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि क्या होगा, इस केस का क्या आगे चल के फैसला निकलेगा, मेरे साथ क्या चीज़ें होंगी, मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी। आप लोग बात नहीं मानोगे, इनका हाल ही में अभी अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले इनका हाल ही में सेटलमेंट हुआ है, कुल मिला के 14% पे लोन का, ठीक है। और ये सेटलमेंट भी बाकायदा कोर्ट के तरफ से करवाया गया है। आप लोग बोलते हो ना कि कोर्ट में अगर केस जाएगा तो वहाँ तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, वहाँ तो कोई उपाय ही नहीं होगा, वहाँ तो जज ऑर्डर कर देगा सीधा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। किस तरीके से अपने केस को अप्रोच करा जाता है, आज वीडियो का यही मतलब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जितने भी भाई हैं जिनके लोन एनपीए हो चुके हैं या फिर एनपीए होने वाले हैं, जिनको ये डर बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है कि मेरे ऊपर तो बैंक केस कर देगा, मेरे को नोटिस आ जाएगा, मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं उनको एक क्लियर कट जवाब दे देना चाहता हूँ मेरे भाई। 95% बैंक, 95% एनबीएफसी कभी भी अपने लोन्स के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं करती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े बैंकों का नाम बता दूंगा, ऐसे बड़े बड़े एनबीएफसी का नाम बता दूंगा जिनके आज तक मैंने कम से कम हज़ारों केसेस देखे होंगे ना। आप जैसे वीडियो देख रहे हो, कम से कम मेरे पास अगर कम से कम भी मान के चले तो 3-4 हज़ार लोगों ने तो अपने वो करवाया ही होगा। तो मैंने उन 3-4 हज़ार के रिकॉर्ड अगर मैं बताऊं तो कई बैंक्स ऐसे हैं जो कि केस करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हमने केस कर दिया तो एक तरीके से हमारा पैसा मरा ही है, और हमारी जो लीगल फीस होगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होंगे। क्योंकि लीगल में आप लोगों को लगता है कि आपका खर्चा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट देती है ना अपनी लॉ फर्म्स को या फिर एडवोकेट ऑन पैनल को, वो बहुत ही मोटा अमाउंट देती है, तो वो मोटा अमाउंट उनका ज़्यादा खर्चा होगा एक्चुअली में। तो कुछ एनबीएफसीज के नाम बताता हूँ जो कि जिनकी तरफ से आपको केसेस कभी होंगे ही नहीं। एक तो आपने नावी का नाम सुना ही होगा, उनसे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं भाई साहब। ये तो आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भी नहीं भेजती है, समझ रहे हो। बजाज हो गया, बजाज भी केस वगैरह नहीं करता, ठीक है। और एक दो एनबीएफसी हैं जैसे कि होम क्रेडिट हो गई, ये भी केस वगैरह नहीं करती है ज़्यादातर। और भी ऐसे एक एनबीएफसी का क्या नाम था, ब्रांच हो गया, ये केस नहीं करती है, ठीक है। और अपना एनबीएफसी हो गया, स्टैसफिन हो गया, स्टैसफिन वगैरह केस वगैरह नहीं करती है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी है जो कि केस वगैरह बिल्कुल भी आप पे फाइल नहीं करती। और बैंक्स में भी ऐसा होता है, बैंक्स में केस तो फाइल करते हैं बैंक, ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लूँगा जिसका मैं क्लियरली बोल सकूँ कि वो कभी केस करेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी अपने सिर्फ 5% जो लोन्स उनके होते हैं ना, उन पे वो लोग केस फाइल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें 5% केसेस पे 5% लोन्स पे केस फाइल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ता है आगे कि भाई साहब हमने कुछ करा है एक्चुअली में। अगर नहीं दिखाएंगे तो फंडिंग बंद हो जाएगी, बात ये होती है। क्योंकि जो लॉ फर्म्स होती है फिर बाकी सारी चीज़ होती है, वो भी कोई ना कोई आइडिया देते हैं, कस्टमर से पैसा निकालने का उल्टा सीधा तरीका निकालते हैं, समझे। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से वो लोग अपना, एक मिनट, अच्छा हाँ, तो इस तरीके से वो लोग अपना पैसा निकालने की ट्राई करते हैं एक्चुअली में। जेन्युइन रीज़न यही हो, और कोई खास जेन्युइन रीज़न नहीं होता कि वो लोग कोई केस फाइल करके किसी को जेल ही हो जाए या फिर कुछ ही हो जाए। अगर आप नोटिस इग्नोर नहीं कर रहे हो तो आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपने इस क्लाइंट पे कि इनके ऊपर केस फाइल हुआ तो क्या हुआ। तो जब सबसे पहले इनको जयपुर से समन रिसीव हुआ, ठीक है,
तो अब कई भाइयों को लग रहा होगा कि भाई साहब तो जयपुर जाना पड़ेगा तुरंत के तुरंत, और वहाँ जाके तुरंत के तुरंत बेल की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, अगर नहीं लगाई तो वारंटी से हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग थोड़े गलत हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर प्री कॉग्निजेंस का आया है तो भाई तुम्हारा लॉयर सीधी सी बात है जा सकता है। अगर प्री कॉग्निजेंस का नहीं भी आया है, नॉर्मल आपको समन आया है, तो भी आपका लॉयर वहाँ पर जा सकता है, आपके बिहाफ पे वहाँ जाके बात कर सकता है, आर्ग्यूमेंट रख सकता है, ठीक है। तो हमने भी यही करा, हमने वहाँ पर जयपुर पे अपने जो जयपुर वाले एडवोकेट है उनको भेज दिया इनके बिहाफ पे। वो वहाँ पर गए, वहाँ पर कुछ खास बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर सिंपली आर्गूमेंट वगैरह रखी गई, नेक्स्ट डेट ले ली गई, नेक्स्ट डेट ले ली गई 3 महीने बाद की। 3 महीने बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके बातचीत होती है और सिंपल तरीके से वहाँ पर इनकी बेल करवा दी जाती है नेक्स्ट डेट पे जो भी था, ठीक है। बाकी केस चलता रहता है, ये केस लमसम 12 महीने के लमसम चला था, ठीक है। और 12 महीने बाद वहाँ पर कोर्ट में ही बोल दिया जाता है कि आप एक काम करिए, आपको जो सेटलमेंट अपना ऑफर चाहिए आप मुझे बताइए। इन्होंने 10% की कही थी, लेकिन वो 10% पे नहीं, वो 14% पे राजी हुए और वहीं के वहीं सेटलमेंट हो गई, समझे। और सेटलमेंट के बाद वहाँ से क्या होता है ना कि एनओसी और एनडीसी इशू कर दिया जाता है, ठीक है। आपको मेल पे आपके आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे वो सबमिट हो जाएगा या फिर उनका लॉयर अपीयर हो जाता है और वहाँ पर इनका केस खत्म हो जाता है, समझे, ये चीज़ होती है। अब कई भाई लोग ये बोल रहे होंगे कि सर 12 महीने इनका केस चला, तो 12 महीने में जितनी डेट पड़ी होंगी उन डेट्स को उन डेट्स पर इनको जाना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, जॉब वगैरह की भी तो प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जितने भी भाई हैं सबको पता है कि कॉरपोरेट के अंदर इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। नॉर्मल अगर आदमी कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई और काम कर रहा है तो वहाँ पर वो छुट्टी कर सकता है, लेकिन कॉरपोरेट के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉरपोरेट के अंदर हर किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। तो आंसर है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ये बेल करवाने गए थे, ठीक है। जो सेटलमेंट का ऑफर निकल के आया था, जो पिटिशन के अंदर डाला गया था सेटलमेंट का अमाउंट, तो वहाँ पर भी इनके लॉयर ने सारी चीज़ें करवाई थी, सब कुछ है। एक बार कंफर्म करवाया गया था फ़ोन करके कि भाई साहब कंफर्म कर लीजिए कि इतने पे इतना है। वहाँ पर इनको लेटर इशू हो गया इनके घर पे, इन्होंने वहाँ से यूपीआई से पेमेंट वगैरह करवा दी, खत्म कहानी। 7 दिन बाद एनओसी एनडीसी मिल गया था, एनओसी एनडीसी सबमिट करते ही तुरंत इनके ऊपर से वो चेक बाउंस का केस हट गया, खत्म कहानी, समझे। अब एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, आप डरने की तो इसमें बात होती ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। लेकिन कई भाई लोग क्या करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे ऊपर केस फाइल हो गया है किसी भी तरीके का, तो मैं ये करता हूँ कि सेटलमेंट कर लेता हूँ मेरे भाई, सेटलमेंट हो जाएगी तो केस अपने आप हट जाएगा। ऐसी गलती एक हमारे सब्सक्राइबर ने करी थी, उनका बेलेबल वारंट भी उनके हाथ में आ गया, तब जाके उनको थोड़ी अकल आई। देखो मेरे भाई, ऐसी बात है कि आप सेटलमेंट मान लेते हो, कर भी लेते हो, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये जो एनबीएफसी या फिर बैंक होते हैं ना, इनका और इनके लॉयर्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही बैठता नहीं है। बताता हूँ कैसे, ठीक है। इनकी सेटलमेंट हो गई, अब उसके बाद भी केस फाइल हो गया, ऐसा क्यों हुआ। एक मेरे क्लाइंट थे, मैं बता रहा हूँ, आरबीएल बैंक था, ठीक है। आरबीएल बैंक का इन्होंने सेटलमेंट कर लिया, अच्छा खासा अमाउंट मिल भी गया, 15% के अंदर ही हुई थी सेटलमेंट, उतना मिल भी गया अमाउंट उनको, उन्होंने अपने कार्ड की सेटलमेंट कर भी ली। बाद में लमसम कट टू कट 1.5-2 महीने बाद इनके ऊपर फॉर्जरी का केस फाइल हो गया। अब आप लोग बोलोगे सेटलमेंट तो हो गई, फिर काहेगा केस। तो मेरे भाई होता क्या है ना, कई बार इनके लॉयर्स को पता ही नहीं होता कि भाई साहब, उन्होंने एक लिस्ट बना लिया है कि भाई साहब ये 100 लोग हैं, इन 100 लोगों के ऊपर कलकत्ता में या फिर जहाँ पर भी केस फाइल करना वहाँ पर करना है ना। अब जब तक हम लोग वहाँ पर पेश नहीं करेंगे ना अपनी एनओसी और एनडीसी वगैरह कि भाई साहब ये रही एनओसी, ये रही एनडीसी, और फॉर्जरी की धारा ऐसी होती है कि अगर आप लोग वहाँ पर गए नहीं, आपने वहाँ पर कुछ तथ्य रखे नहीं, तो भाई साहब सीधे वारंटी से हो जाता है। क्योंकि वो तो नॉन बेलेबल एक तरीके से, समझ रहे हो, तो वो अगर वहाँ पर हो जाता है तो सीधे ऑर्डर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी भी केस का नोटिस आता है, सेक्शन 25 का आ जाए या फिर अपना चेक बाउंस का आ जाए या फॉर्जरी का आ जाए, फॉर्जरी की धारा में 318 316 लिखा रहेगा, आप इतना समझ के चलो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो आप अपने केस पे अपने लॉयर को ज़रूर भेजो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप अभी बेल नहीं ले पा रहे हो, 3 महीने बाद ले पाओगे या 4 महीने बाद ले पाओगे, अपने लॉयर को भेजो, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट रखी जाएगी, जो भी आपकी परेशानी होगी वो देखी जाएगी, उसके बाद ही आपको डेट मिलेगी नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको सीधे डाल दिया जाएगा जेल में। बस अगर इग्नोर करोगे तो फिर भाई झेलोगे, समझे। अगर इग्नोर करोगे तो पहले नॉर्मल नोटिस आएगा, फिर बेलेबल वारंट आएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट आएगा, और उसके बाद सीधे भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा अगर आप उस पर भी नहीं जाते हो तो, समझे, वहाँ पर भी बेल नहीं करते हो। और जो भी भाई ये सोच के चलता है ना कि यार अगर मैं नॉन बेलेबल तक भी इग्नोर कर लूँगा तो मेरा क्या ही हो जाएगा, मैं उसके बाद बेल ले लूँगा जाके, तो मेरे भाई अगर नॉन बेलेबल तक भी तुम बेल नहीं लेते हो ना,
तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, उसके बाद जो नॉर्मल हिरासत में जाते हो ना तुम, वो मिनिमम होगी 14 दिन की, क्या समझे? 14 दिन के बाद ही तुम्हें बेल के लिए वहाँ पर भेजा जाएगा। 14 दिन तक लॉकअप में रखा जाएगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस सेम सिचुएशन से जा चुके हैं। तो आप लोग ये मत करना, ये परेशानी मत लेना, बाकी अपनी मर्जी से चलाते रहो। इतना कुछ खास केस में डरने की जरूरत नहीं। वहाँ पर कोर्ट में जाकर भी सीधे सीधा है, जज जो मैजिस्ट्रेट रहता है ना, वो इतनी बातें सुनता नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर एक्चुअली में ज़्यादा कुछ वो होता नहीं। उनको ही पता है कि जो लोन डिफॉल्ट हुआ है वो आपके पास पैसे नहीं होंगे तभी हुआ होगा, है ना। और बैंक कभी भी प्रूफ नहीं कर सकता कि भाई साहब तुमने कोई एक्चुअली में फ्रॉड करा है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड है ही नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम भर नहीं पाए। बस इतना क्लियर कट चीज़ है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार तुम्हारा 1 लाख रुपए का लोन है और तुम 50 लाख रुपए का घर लेके बैठे हुए अभी नया खरीदा, या फिर तुम 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी मिडिल क्लास के व्यक्ति के साथ में, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पर प्रूफ हो ही नहीं पाएगा कि भाई साहब इन्होंने फ्रॉड करा है, फिर फ्रॉड का केस चलेगा। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन फ्री रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। हर जगह सेटलमेंट होती है, हर तरीके से होती है। आज यहाँ से होगी तो ठीक है, नहीं तो आगे जाकर कोर्ट में केस होगा तो वहाँ से हो जाएगी। वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी उनके लॉयर्स मेनली सेटलमेंट की तरफ ही जाते हैं और कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ के चलो, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो का मतलब यही था, मेरे को थोड़ा इस केस की डिटेल वगैरह शेयर करनी थी, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ना, ये पहले बहुत ज़्यादा डरता था, इतना ज़्यादा डर गया था जब सामान आया था कि भाई साहब आप पूछोगे नहीं, बोल रहा था कि सर मैं कुछ कर लेता हूँ, जाके एक काम करता हूँ, मेरी फैमिली बच जाएगी फिर वैसे। और जब इन्होंने सेटलमेंट अपनी करवाई तो इतना ज़्यादा खुश था ये व्यक्ति, बोल रहा है कि अब मैं रिकवरी वालों को यूं ही पेल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आप इतनी चीज़ समझ के चलो, आपको डरने घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है, हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद।